कि लोग कहते हैं कि एक ही घर में एमएलसी, एक ही घर में एमएलए, एक ही घर में मेयर, पावर सेंट्रलाइज हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। इस पे क्या आपका कहना है? इस पे मेरा विचार थोड़ा अलग है। सबकी सोच अपनी होती है। मेरे पिताजी जब एमएलसी बने तब से अभी तक वो सिर्फ जनता के बीच उनकी सेवा कर रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के। मेरी माँ भी कभी राजनीति में नहीं थी और 2.5 साल हो गए उनको मेयर बने हुए। वो भी अचानक ही आई थी और जब से वो आई है तब से अभी तक का उनका कार्यकाल और उससे पहले के 10-15 साल का नगर निगम का कार्यकाल देख ले और जनता डिसाइड कर ले कि उन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं। कि आप चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए, आप अपने स्टाफ तब को नहीं पहचानते हैं, आपने कभी तकलीफ देखी नहीं, और तो आप लोगों का कष्ट कैसे समझेंगे? कई आरोप आपके प्रत्याशी आप पे लगा रहे हैं, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? मुझे ऐसे कोई आरोप जो मेरे पे लग रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, ऐसे कोई आरोप मेरे पास तो आए नहीं। जहाँ तक स्टाफ को नहीं पहचानने वाली बात है, ये मेरे स्टाफ को ही नहीं है, सब मेरा परिवार है। वो आप उनसे खुद पूछ सकते हैं कि मेरा व्यवहार उनके साथ कैसा है, और वो खुद, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बताएंगे कि मैं उनको अपने परिवार की तरह ही रखता हूँ। राजेश गुरनानी, डॉक्टर गाजी राम प्रकाश महतो या कोई और? मैं सिर्फ अपना ही बात कर सकता हूँ, तो बदलाव मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ। आप एक नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है 2.25 साल में डिप्टी सीएम ने कटिहार को क्या दिया? मेरे हिसाब से कटिहार को कुछ नहीं दिया, सिर्फ कठिनाई दी है और परेशानी दी है। 20 साल में एक बच्चा जो जन्म लेता है, वो जन्म लेकर वोट देने लायक हो जाता है, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के कगार पे हो जाता है, आगे नौकरी की तलाश पे होता है। 20 साल में वो बच्चे से उसकी नौकरी चली गई, उसको कोई काम के लायक यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, यही कटिहार का भविष्य मिला है। अभी फ़िलहाल राजनीति को मैं सेवा भाव से देखता हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है। लोगों से मिलके, जो युवाओं से मिल रहा हूँ, उनसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आते हैं कि आप आ तो गए राजनीति में, क्या लगता है लड़ाई लंबी है? देखिए, अभी तो बस शुरुआत है, आगे अभी बहुत सफ़र पूरा करना है। तो आप लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। नमस्कार, गुड इवनिंग दर्शकों। एक बार फिर हम हाजिर हैं मुद्दे की बात का नया कार्यक्रम लेकर। दर्शकों, आज हमारे मेहमान एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिसका शायद आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा। हालांकि इस प्रत्याशी के पीछे कई विवाद जुड़े हैं, कई इनके पास ठोस कारण भी हैं राजनीति में आने के, लेकिन शायद विवाद लगातार इनका पीछा करते रहते हैं। इन सब बातों पे हम इनसे आज डिटेल में बात करेंगे और हम इस कार्यक्रम को 3 हिस्सों में करेंगे। एक हिस्सा होगा हमारा प्रत्याशी से जुड़े सवालों का, दूसरा कटिहार की राजनीति का, और तीसरा बिहार की राजनीति का। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रत्याशी में, हालांकि राजनीति में नए नए आए हैं, तो राजनीति कितनी समझ है, कितने परिपक्व है राजनीति में। तो शुरू करते हैं। अब आइए इस प्रत्याशी का नाम भी जान लेते हैं। आप सबको शायद अंदाज लग चुका होगा। युवा प्रत्याशी, चर्चित प्रत्याशी और युवाओं में लोकप्रिय प्रत्याशी सौरभ अग्रवाल। जी हाँ, सौरभ अग्रवाल आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सौरभ, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ, राजनीति, यूँ तो लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत बड़ा दलदल है। आप
अचानक इस राजनीति में आए या 2-3 साल से इस राजनीति में है, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये है कि राजनीति में आकर कैसा महसूस हो रहा है, ये दलदल लग रहा है या कुछ और? अभी फिलहाल राजनीति को मैं सेवा भाव से देखता हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है। लोगों से मिलके, जो युवाओं से मिल रहा हूँ, उनसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यूँ कहें कि आप इसमें दलदल की परेशानी महसूस नहीं कर रहे हैं? देखिए, सामने वालों से जब मिलते हैं, उनके जब दुख समझते हैं, उनकी समस्याएं समझते हैं, और उनको अगर आपको हल करने का मौका मिलता है, तो वो मुझे मैं अपना उसको सौभाग्य समझता हूँ। राजनीति में आप आ तो गए, पहले जैसे आप बाहर पढ़े लिखे हैं, दिल्ली, दुबई, अच्छी पढ़ाई लिखाई की, तब क्या सोचा था कि राजनीति में आएंगे? उस समय तो बिल्कुल नहीं सोचा था, पर हाँ, ये ज़रूर सोचता था कि जब कहीं किसी का भी मदद कर सकूं, उसकी मदद ज़रूर करनी है। सेवा भाव यानी आपके हिसाब से आपके अंदर शुरू से रहा? बचपन से ही। लेकिन राजनीति में आने का कोई आपका लक्ष्य नहीं रहा शुरू से? पापा तो आपके 16 साल से एमएलसी हैं, मम्मी भी 2.5-3 साल से मेयर के पद पे हैं, तो राजनीति की चर्चा तो घर में होती ही रहती होगी, माहौल था ही राजनीति का। तो देखते देखते अचानक आपको लगा हो कि राजनीति भी एक सेवा का रास्ता है, तो हमको सेवा करनी चाहिए। तो पहली बार कब ख्याल आया? पिछले कई टाइम से, कोविड के बाद से ही, जब जो समस्याएं लोगों की देखे, हम लोग, हमारे जैसे, आपके जैसे बहुत लोग घर घर जाके लोगों की मदद किए कोविड में। सबको पता है, सभी लोगों ने अपने अपने सेल्फ डिपेंडेंट जो हो सका उन्होंने अपना मदद किया लोगों की। उसके बाद से जब मैं और लोगों की समस्याएं रोज़ अपने घर में देखते रहा, तब मुझे लगा कि क्यों नहीं आप भी इसमें लोगों की समस्याएं को, जो आप पीछे से मदद कर रहे हैं, क्यों नहीं सामने आके मदद करें। कोई भी पार्टी एक प्लेटफॉर्म होती है सेवा भाव के लिए। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी जी ने मुझे ये अवसर दिया, और कि राजनीति में आके लोगों के, जनता की सेवा करने का अवसर दिया। सौरभ, एक व्यवहारिक सवाल है। सेवा की बात तो सारे नेता करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी प्रधान सेवक ही बोलते हैं, लेकिन क्या आज के जो सिनेरियो है, क्या ये सेवा है या फिर पावर का गेम? मैं इसमें थोड़ा मतलब डिफरेंट जो अपना ओपिनियन दूंगा कि मैं ऐसे बहुत संपन्न हूँ, एक व्यवसाय कर रहा था। सभी जानते हैं कि व्यवसाय करते करते आप क्यों जब आपको खुद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप अपने आम जिंदगी में खुश है, और क्यों ये सब लोगों के बीच आके आप क्यों अपने जो पुरानी ज़िंदगी है उसको छोड़ के, जो आराम की ज़िंदगी थी, अभी लोगों के बीच आके दिन रात उनके बीच रहने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, इसी को मैं इसीलिए आया हूँ। नहीं, संपन्न होना एक अलग सवाल है। बहुत लोग विधायक संपन्न है, लेकिन मंत्री बनने की ललक लगी रहती है। मंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बन गए तो कैबिनेट में जाके मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। ये तो गेम पावर का है। लोग पैसे के अलावा पावर की भूख आजकल ज़्यादा लोगों में देखी जा रही है। क्या आप इसको पावर गेम नहीं मानते? मैं इसको पावर गेम बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, कटिहार में पिछले 20 सालों से कोई एक व्यक्ति हार रहे है, 20 सालों से कोई एक व्यक्ति जीत रहे हैं। पर जो जीत रहे 20 सालों से, क्या उन लोगों ने जनता की क्या सेवा की है, ये आप लोग रोज़ अपने चैनल के माध्यम से जनता से पूछ सकते हैं। नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं, लोगों से पूछ भी रहे हैं। उस सवाल पे भी हम लोग आएंगे। सवाल अगर आपने प्रश्न उठा ही दिया है, तो मेरा एक सवाल ये भी है, मैं आगे चल के ये सवाल आपसे पूछता, अभी पूछ लेता हूँ। क्या नहीं लगता कि भारत में अमेरिका जैसा एक नियम होना चाहिए कि 2 बार से ज़्यादा कोई चुनाव नहीं लड़ सके? एक आदमी को देखिए, कोई 20-20 साल, 30-30 साल से एक ही पद पे बना हुआ,
युवा अगली पीढ़ी को मौका ही नहीं मिलता। अगर ये सेवा है तो 2 टेन्योर सेवा के लिए बहुत है, और उसके बदले में दूसरे युवाओं को आना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए। अगर सिर्फ सेवा है तो 2 टेन्योर आपको मिलता है, आप उसमें सेवा कीजिए, तीसरे टेन्योर की ज़रूरत क्या है। लेकिन टिकट के लिए इतनी मारा मारी है कि 20 साल के बाद भी अगर टिकट नहीं मिलती है तो लोग पागल हो जाते हैं। तो ये पावर गेम ही दिखता है दिखने में, शायद असलियत भी यही है, भले आप ना माने। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक इंसान को अधिकतम 2 टेन्योर मिलना चाहिए जैसे अमेरिकन डेमोक्रेसी में होता है? देखिए, ये अभी हम भारत में रहते हैं, और जो इंडियन डेमोक्रेसी की सिनेरियो है उसमें जनता को अभी डिसाइड करना चाहिए कि आपके बीच अभी विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव अभी लोकल चुनाव होती है, जो जैसे अभी कटिहार विधानसभा है, तो कटिहार विधानसभा में यहाँ के लोगों को मेरा ये मानना है कि सिर्फ अपना अगला नेता 5 साल के लिए चुनना चाहिए, और 5 साल में अगर वो नेता आपके बीच है, आपके लिए खड़ा है और आपके लिए काम कर रहा है, तो उसे वोट दे, ना कि किसी पार्टी को देखकर, ना किसी व्यक्ति को देखकर। और अगर वो आपके लिए खड़ा नहीं है, आपके लिए काम नहीं कर रहा है, उसे अगर किसी पद में रहने का मौका मिला फिर भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो उसे जनता को हटा देना चाहिए। यानी आपका मानना कि 2 टेन्योर तो छोड़िए, अगर काम नहीं कर रहा तो एक ही टेन्योर में हटा देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है। धर्म की राजनीति की जाती है, वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है, लोगों को डराया जाता है, फिर लोग टिकट लेके जीत जाते हैं। यही हमारे बिहार देश में हो भी रहा। लेकिन चलिए ठीक है, कम से कम आप ये इस बात से तो सहमत है कि काम नहीं तो एक बार में हटा दीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि 2 बार संविधान में ऐसा संशोधन हो जाना चाहिए कि 2 बार से ज़्यादा कोई चुनाव लड़ ही नहीं पाए, तभी नहीं युवा पीढ़ी को मौका मिलेगा। अब आते हैं कि आप आ तो गए राजनीति में, क्या लगता है लड़ाई लंबी है? देखिए, अभी तो बस शुरुआत है, आगे अभी बहुत सफ़र पूरा करना है। तो आप लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। रास्ते में बहुत मुश्किलें भी आएंगी, विरोधी आप पे आरोप भी लगाएंगे, और इन आरोपों को आपको सामना भी करना पड़ेगा। जब एक आरोप की बात मैं कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि एक ही घर में एमएलसी, एक ही घर में एमएलए, एक ही घर में मेयर, पावर सेंट्रलाइज हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। इस पे क्या आपका कहना है? इस पे मेरा विचार थोड़ा अलग है। सबकी सोच अपनी होती है। मेरे पिताजी जब एमएलसी बने तब से अभी तक वो सिर्फ जनता के बीच उनकी सेवा कर रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के। मेरी माँ भी कभी राजनीति में नहीं थी, और 2.5 साल हो गए उनको मेयर बने हुए, वो भी अचानक ही आई थी। और जब से वो आई है तब से अभी तक का उनका कार्यकाल और उससे पहले के 10-15 साल का नगर निगम का कार्यकाल देख ले, और जनता डिसाइड कर ले कि उन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं। उसी सोच विचार के साथ मैं आया हूँ कि मैं जनता के बीच उनका काम करने आया हूँ, बाकी की राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं। एक और सवाल है, घर में आपके पापा बीजेपी हैं, मम्मी भी शायद बीजेपी हैं, आप महागठबंधन में हैं, अब टिकट कैसे लाए, क्या लाए, मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं है। सब अपनी अपनी कोशिश करता है, टिकट जिसको मिल जाए वो अलग मुद्दा है। मेरा सवाल है कि घर में आपस में बातें होती होंगी, दोनों गठबंधन की विचारधारा बिल्कुल पूरब और पश्चिम अपोजिट है, 36 है। जब घर में बात होती है तो आपका स्टैंड क्या रहता है? पापा मम्मी से विवाद होता है? पहले घर में राजनीति की बात होती नहीं है, घर में हम लोग के परिवार की बात होती है, और घर में बच्चे भी हैं, उनके भविष्य के बारे में बात होती है। मेरे पिताजी जो अब एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं वो निर्दलीय लड़े थे, बाद में पार्टी ने सिंबल दिया। मेरी माँ जो चुनाव लड़ी थी, साथ में हर पार्टी के और भी लोग लड़े थे। ये नहीं कि बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। मेयर में तो कोई पार्टी होती ही नहीं है, इसीलिए नहीं। मेरा ये कहना है कि आपके घर में क्या राजनीतिक बातें होती नहीं है क्या? नहीं, देखिए, घर में राजनीति बातें घर के अंदर नहीं होती है, पर हाँ, ऑफिस में जब जनता का रोज
जो मुहावरा होता है, जनता अपनी समस्याएं लेके आती है, तब उस समय उन समस्याओं को देख के समझ में आता है कि कहाँ क्या इशू है। मेरा सवाल थोड़ा अलग है सौरभ, मैं फिर सवाल रिपीट कर रहा हूँ। घर में कभी क्लेश हुआ है, या घर छोड़ दीजिए, बाहर में कहीं भी, कि आपका पापा से या मम्मी से कि उनकी विचारधारा राइट विंग वाली है, दक्षिणपंथी है, और आपकी विचारधारा माँ गठबंधन आप समझिए वामपंथी विचारधारा है, दोनों विचारधारा अलग ये है। बात गलत है। विचारधारा सबकी अपनी होती है। घर में कभी कोई क्लैश नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा, क्योंकि नहीं, मैं हम क्लेश सब- की बात नहीं कर रहा नहीं, हूँ, आप थोड़ा मैं- मेरा सवाल समझिए। मैं क्लेश की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी आपस में विचारों का मतभेद पे आप अपना पक्ष रखते हैं, पापा अपना पक्ष रखते होंगे, ऐसा होता है क्या? देखिए, पक्ष पर हमारा सवाल जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब एक ही है कि पक्ष को भी हो, हम सही सोच रखते हैं। जब सही सोच रखेंगे तो जवाब सब मुंह से एक ही आएगा। तो चलिए, आप शायद इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेंगे, फिर ब्रेक पे जाएंगे। सब आप पे आरोप लगाते हैं कि आप चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए, आप अपने स्टाफ तब को नहीं पहचानते हैं, आपने कभी तकलीफ देखी नहीं, और तो आप लोगों का कष्ट कैसे समझेंगे। कई आरोप आपके प्रत्याशी आप पे लगा रहे हैं, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? मुझे ऐसे कोई आरोप जो मेरे पे लग रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, ऐसे कोई आरोप मेरे पास तो आए नहीं। जहाँ तक स्टाफ को नहीं पहचानने वाली बात है, ये मेरे स्टाफ को ही नहीं है, सब मेरा परिवार है। वो आप उनसे खुद पूछ सकते हैं कि मेरा व्यवहार उनके साथ कैसा है, और वो खुद, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बताएंगे कि मैं उनको अपने परिवार की तरह ही रखता हूँ। नहीं, आपने कहा ना कि आपके सामने ये आरोप नहीं है। नहीं, सोशल मीडिया पे आप देखिए, आप पे ये आरोप है कि आप चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए हैं, इनको आपको कष्ट नहीं मालूम। मैं हमारे इस कार्यक्रम में भी कई प्रत्याशियों ने ये कहा है, तो भले ही ठीक है, प्रश्न आपके सामने नहीं आया, लेकिन है ये आरोप। तो इस संबंध में आपका क्या जवाब है? अगर ये आरोप है, देखिए, चांदी के चम्मच में सिर्फ चांदी के चम्मच का मतलब क्या होता है? ऐसो आराम में पैदा होना। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी परिवार में जब पैदा लेता है तो वो डिसाइड करके नहीं आता कि वो कहाँ पैदा ले रहा है। उसके परिवार की हालत पहले क्या थी और आज क्या है, वो उसके माता पिता अपने काम से डिसाइड करते हैं। वैसे ही वो व्यक्ति खुद डिसाइड करता है कि उसका पास्ट क्या था, उसका फ्यूचर क्या रहेगा। तो आप चांदी की चम्मच आप जो बोल रहे हैं, अगर लोग वो मानते हैं तो ठीक है, पर वो भी आप अपने कर्म से ही आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपना कर्म आगे सही नहीं रखेंगे तो वो चांदी का चम्मच भी कोई सहायता नहीं देती। यानी हम मान के चलें कि भले ही आप सुख सुविधा में पले बढ़े, लेकिन लोगों के कष्ट से आप जुड़े रहे हैं। बिल्कुल। और आगे भी आपका प्रयास रहेगा कि लोगों के कष्ट को आप दूर करेंगे। बिल्कुल। तो ये था। अभी लेते हैं हम ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, और कुछ राजनीति, जो कटिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति पे है, उस पर कुछ प्रश्न होंगे, तीखे प्रश्न, जिस पे हम जानेंगे सौरभ अग्रवाल का जवाब। लेते हैं ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं, जाइएगा नहीं। अरे शिवानी, हाँ। तूने ये सती सिक्योरिटी मल्टी स्टोर का ऑफर सुना क्या? इस बार ऐसा ऑफर आया है कि पूरा कटिहार बोल रहा है ऑनलाइन और मार्केट सबसे सस्ता। अच्छा, और क्वालिटी? क्वालिटी में तो सुपर स्टार। वाह, सच में? क्या क्या मिलता है वहाँ? वहाँ सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, इंडक्शन, मतलब जो तुम्हें चाहिए, हाउस होल्ड से जुड़े सारे सामान। इतना सब, और सस्ता भी? हाँ रे, सती सिक्योरिटी तो पूरा का पूरा मल्टी स्टोर है। अच्छा, यानी सस्ता बाजार अच्छा बाजार। हाँ रे, बिल्कुल। ये मल्टी स्टोर सती सिक्योरिटी है कहाँ? अरे नहीं मालूम? यही तो कटिहार के बड़ा बाजार विश्व भवन रोड के ठीक बगल में। तो चलो चलते हैं। हाउस होल्ड से संबंधित आपके पास लेटेस्ट क्या है? बहुत कुछ है, आइए दिखाती हूँ आपको।
मजा आ गया, सचमुच जैसा सुना था वैसा ही। क्या क्वालिटी है? इम्पोर्टेड क्वालिटी। और प्राइस को तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। जैसा नाम वैसा ही है, सत्य सिक्योरिटी मल्टी स्टोर। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर हैं कार्यक्रम का अगला हिस्सा लेकर। हमारे मेहमान हैं सौरभ अग्रवाल, युवा प्रत्याशी, कटिहार का सबसे चर्चित चेहरा, सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी युवाओं में खासकर कहें तो। अब अगला सवाल हमारा कटिहार की राजनीति को लेकर है। सौरभ, आपके सामने 10 प्रत्याशी हैं, आप चुनौती में किसको देखते हैं? पहले तो अभी चुनावी मैदान में आप घर घर जा रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहते हैं लोग? जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, लोगों का एक ही रिस्पांस है कि बदलाव ज़रूरी है। जो 20 साल से जो काम हुआ नहीं है शहर शहर के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न भागों में, वो बदलाव होने के बाद ही हो पाएगा। यही रिस्पांस है। बदलाव में कौन? सौरभ अग्रवाल, राजेश गुरनानी, डॉक्टर गाजी राम प्रकाश महतो या कोई और? मैं सिर्फ अपना ही बात कर सकता हूँ, तो बदलाव में सिर्फ मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ। दूसरे सवाल क्या कि 20 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। वर्तमान सदर विधायक 20 साल तारकेश्वर प्रसाद रहे और अगले 5 साल के लिए फिर मैदान में आ गए हैं। बीच में 1.25 साल कार्यकाल उनका डिप्टी सीएम का भी गया। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि डिप्टी सीएम में कटिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है। पहले आप उनके आते हैं 1.25 साल के कार्यकाल पर डिप्टी सीएम पे। आप एक नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है 1.25 साल में डिप्टी सीएम ने कटिहार को क्या दिया? मेरे हिसाब से कटिहार को कुछ नहीं दिया, सिर्फ कठिनाई दी है और परेशानी दी है। माने कि 0। बिल्कुल। अब ओवरऑल लेते हैं, 20 साल का कार्यकाल काफ़ी लंबा है, एक युग के बराबर होता है। तो एक युग बीत गया 2005 से 2025 तक का। हम सुनते आए हैं विधायक तारकेश्वर प्रसाद सुनते आए। कटिहार में हुआ क्या आपके नज़रिए से? 20 साल में एक बच्चा जो जन्म लेता है, वो जन्म लेकर वोट देने लायक हो जाता है। वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के कगार पे हो जाता है, आगे नौकरी की तलाश पे होता है। 20 साल में वो बच्चे से उसकी नौकरी चली गई, उसको कोई काम के लायक यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। यही कटिहार का भविष्य मिला है। वादे तो बहुत, दावे भी बहुत, तारकेश्वर प्रसाद दावे भी बहुत करते हैं कि सड़कें बना दी, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये वो ITI कॉलेज। इस संदर्भ में इनके दावों को लेकर आपका क्या कहना है? मैं जनता के बीच एक ही बात रखूंगा। 20 महीने उनके पास वित्त मंत्रालय था, नगर विकास मंत्री थे और डिप्टी सीएम थे। और 20 महीने में मेरी माँ का कार्यकाल देख ले और जनता फर्क खुद देख ले कि कटिहार में किसने ज़्यादा काम किया। ये तो मानते हैं क्या कि उन्होंने कुछ काम किया है? ज़्यादा अगर बात कर लें तो ये मानते हैं कि डिप्टी सीएम रहने के दौरान उन्होंने कोई काम किया है? देखिए, कोई भी सरकार जब आती है तो सरकार का काम होता है कि जो भी ऑफिसर्स पॉलिसीज बनाते हैं वो काम करे। जब हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार भी अपने एजेंडे को लेके आगे काम करेगी और बेहतर काम करेगी। नहीं, मैं यूनिवर्सल जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि डिप्टी सीएम की खुद की पहल पे कटिहार के लिए कुछ विकास का काम हुआ या नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। अलग पहल, आज सदर अस्पताल है, नई बिल्डिंग बन गई, मरम्मत हो गई, पर अंदर की सुविधा किसी ने देखी है? वो आप लोगों के जो वहाँ सदर अस्पताल जा रहे हैं, वो अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि वहाँ पे अगर कोई सांप काट ले तो दवाई समय पे नहीं मिलती। आज ब्लड सेपरेटर मशीन वहाँ पे नहीं है, जो प्लेटलेट्स आदमी मेडिकल कॉलेज जाते हैं लेने के लिए। तो सदर अस्पताल में ये सब सुविधाएं क्यों नहीं? वहाँ तो डॉक्टर भी प्रॉपर नहीं मिलते हैं। चलिए,
आगे बात करते हैं कि आप चाहते हैं बदलाव हो। एक और दावेदार है आपके मैदान में, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो। उनकी प्रासंगिकता को लेकर आपका क्या कहना, उनके दाव को लेकर क्या कहना है? देखिए, किस नजरिए से आप देखते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मुझे महागठबंधन से मौका मिला है, उनको महागठबंधन से 20 साल तक मौका मिला, वो कटिहार में जीत नहीं पाए। और महागठबंधन इस बार हम पे जब भरोसा दिखाई है तो मैं उस भरोसे पे खरा उतरूंगा और ये लड़ाई जनता के बीच लेके उनके साथ लड़ने की लड़ाई है। अब जनता को साथ लेने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक और प्रत्याशी हैं जन सुराज, जो नई उभरती पार्टी है। प्रशांत किशोर, खुद चर्चित नाम, राष्ट्र की राजनीति में, खासकर बिहार की राजनीति में बिहार को बदलने का दावा है। जन आंदोलन चल रहा है 3 सालों से, घर घर जाना, कई बड़े बड़े नेताओं की पोल खोलना, कई ऐसे काम है जो जनता को अच्छे लग रहे हैं, कई ऐसे दावे भी हैं जो जनता को अच्छे लग रहे हैं। उनकी टिकट पर डॉक्टर गाजी सारिक, एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, उनका भी दावा है कि हम बिहार को बदलेंगे। तो उनके दावे को, अब जनसुराज को आप कैसे देखते हैं? मैं सिर्फ अभी यही देख रहा हूँ कि मुझे अपना काम करना है, अपनी मेहनत करनी है और जनता के बीच अपना पक्ष रखना है, अपना विजन रखना है। मैं कटिहार को कैसा देखना चाहता हूँ और बाकी जनता सर्वोपरि है, वो डिसाइड करेगी कि उनका नेता कैसा हो। नहीं, ये तो तय है कि जनता को, डेमोक्रेसी में तो जनता इज द टॉप, उस पर उसी के लिए बना ही है लोकतंत्र। लेकिन आप अपने नज़रिए से उनके दावे को के कहाँ देखते हैं? पर आप ओवरऑल जनसुराज के दावे की बात कर सकते हैं। मैं किसी और के दावे के नहीं देखता हूं, मैं अपने खुद के दावे के देखता हूं। मैं कटिहार की बात करूंगा और अपना दावा के देखूंगा कि मेरा दावा, हमारा जो गठबंधन का दावा है, सबसे मजबूत दावा है और जनता के बीच रह के उनके लिए काम करने का दावा है। मैं सिर्फ उसी को देखना चाहूँगा। यानी आप वो जो कहते हैं ना कि अर्जुन ने चिड़िया की आंख पे फोकस किया था, तो आप भी वैसे ही अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, अगर अर्जुन वाली नीति है तो शायद सक्सेस भी होगी, जैसे अर्जुन ही सफल रहे थे। लेकिन मेरा अगला सवाल कि आपके महागठबंधन ने तेजस्वी प्रण के नाम से घोषणा पत्र जारी किया, आपने पढ़ा होगा। जी। उसकी ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा, लेकिन 3-4 बिंदु पे बात करना चाहूँगा। 20 महीनों में बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी, कितना प्रैक्टिकल लगता है? देखिए, प्रैक्टिकलिटी अपनी इच्छा शक्ति पे है। आज जो जीविका दीदी है, बहुत सारे अलग अलग जो टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो रही है, पिछले जब 17 महीने के लिए वो सरकार डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने 3.5 लाख प्लस नौकरियां दी। तो जब इच्छा शक्ति है नौकरी देने की, तब आप सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ मुमकिन है। आप थोड़ा मेरे सवाल को डिटेल में लेता हूँ। बिहार में 3.25 करोड़ परिवार है, इतनी नौकरियां बिहार में पूरे देश में ही नहीं है। पर 3.25 करोड़ परिवार में से बहुत सारे परिवार में ऑलरेडी सरकारी नौकरी में कोई न कोई काम कर रहे हैं। तो नौकरी 3.25 करोड़ को नहीं देनी है। जो सरकार, जो भी परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उनमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी अभी सरकार की नीतियां जो आएगी, उस नीतियां में लोगों की नौकरियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब लोगों को नई नौकरी मिलेगी तो वो सरकारी नौकरी के रूप में ही मिलेगी। चलिए, अगर हम आधा भी कर देते हैं 2.25 करोड़, 3.25 करोड़ का, तो 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ होता है। मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नौकरी रेलवे देता है, जो 15 लाख नौकरी है। लेकिन हो सकता है कोई विचार तेजस्वी यादव या सीनियर लीडर के मन में रहा हो, कुछ प्लानिंग हो, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अगला प्रण में आता हूँ, तभी जीविका दीदी को 30,000 रुपया महीना की नौकरी देना। इतना बजट है बिहार में, इतनी इनकम है। देखिए, ये जो हमारे आने वाले मुख्यमंत्री जी है तेजस्वी यादव जी, उनकी विचारधारा पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है
और ज़रूर ही उन्होंने कुछ सोच के प्लानिंग के तहत ही ये निर्णय लिया है और ये अनाउंसमेंट की है। और मेरा पूरा मानना है कि वो इस अनाउंसमेंट को ज़मीनी स्थल पे ज़रूर उतारेंगे। कम से कम 30 लाख जीविका दीदी है, सही आंकड़ा तो नहीं है, कहीं कहीं इसकी संख्या 1 करोड़ 30 लाख भी बता रहे हैं, लेकिन 30 लाख भी माने तो 9,000 करोड़ प्रति महीना। आपको लगता है बिहार इतना बड़ा खर्च उठा पाएगा? बिहार जो खर्च उठा सकता है, बिहार में आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। बिहार अभी जो पिछड़ा है उसमें जब आमदनी बढ़ेगी तो बिहार खर्च भी ज़रूर उठा पाएगा। तो आपके पास या आपकी पार्टी के पास कोई फुल प्रूफ प्लान है, कोई मैप है जिससे आप लोग को विश्वास है कि हम लोग इस काम को करके दिखाएंगे? बिल्कुल उनके पास होगी। आपको शायद जानकारी नहीं है। चलिए अगला एक और सवाल है, ज़्यादा नहीं है, एक और सवाल कि दावा है कि हर महिला को 2,500 रुपया महीना, ये भी बहुत बड़ा बजट है। सब जगह अगर सारों खर्चों को जोड़ लें तो बिहार का बजट का लगभग 2 गुना। तो ये आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, दुबई में MBA आपने किया, बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर है, तो उस एजुकेशन के आधार पे बोलिए कि इसके लिए आपकी टीम तैयार होगी इनकम बढ़ाने के लिए, तो आपके हिसाब से इस खर्च को उठाने के लिए आपको और आपकी पार्टी को क्या करना चाहिए? देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे पहले बिहार के बजट को देखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ। जब हमारी सरकार बनेगी, जब हमारे CM बनेंगे और मैं बता देता हूँ, बिहार का बजट 3 लाख करोड़ का है जी। बिहार का सालाना बजट 3 लाख करोड़ का है। आपने बोला ना बजट देखना पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूँ। तो आपको लगता है, मतलब आप बिजनेस MBA आपने किया है, तो मैं खाली जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि है संभव? आपका मतलब आपकी आत्मा बोलती है अगर मेहनत की जाए तो संभव है? देखिए, अगर मेहनत की जाए और सोच विचार से अगर चीज़ें की जाए तो संभव है। चलिए, उम्मीद है, इरादे नेक हो, हौसले बुलंद हो, तो लोग कहते हैं कि कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं। मेरा अगला सवाल है कि अगर आपको जनता चुन के लाती है तो आप 3 काम ऐसे बताइए जो कटिहार को देंगे। 3 काम ही चाहिए। मैं सबसे पहले सरकार में रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी ज़मीन ली जाए कटिहार 63 में, और एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाई जाए। उस इंडस्ट्रियल पार्क में डेयरी फार्म के लिए भी जगह हो, और सरकार से विनती ज़रूर करूँगा कि सुधा डेयरी की एक फैक्ट्री कटिहार ज़िले में खुले। उससे बहुत सारी नौकरियां यहाँ के लोगों को मिलेगी। एग्री बेस्ड हमारी कम्युनिटी है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड एक कई सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ लग सकती है, मखाने रिलेटेड एंड मकई रिलेटेड। मकई अभी आपके राइस मिल्स यहाँ पे ऑलरेडी है, पर मकई रिलेटेड कोई अच्छी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं है। मकई यहाँ पे जितनी होती है सब बाहरी जगह चल जाती है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एग्री रिलेटेड यहाँ लग सकती है कटिहार ज़िले में। और आपके डेयरी की और उसके अलावा खाद से ऊर्जा बनाने की कई सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लग सकती है। यानी आप पहला काम कटिहार में उद्योग नगरी को वापस उसका तमगा वापस दिलाने का काम करेंगे, बिल्कुल, ताकि लोगों को रोजगार मिले। बिल्कुल। ये एक हुआ। दूसरा बताइए। दूसरा, जो जितने इंडस्ट्रीज, जैसे आज RBHM बंद है, जो जूट मिल बंद है, उस जूट मिल में हम सरकार से ज़रूर मिल के बात करेंगे कि उस जूट मिल को कैसे चालू किया जाए। वो अगर जूट मिल चल जाती है तो कई सारे मजदूर भाइयों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नौकरी मिलने का काम होगा और आसानी रहेगी। ये तो उद्योग नगरी उद्योग को वापस रीस्टेब्लिश करने की बात हुई। नया उद्योग चल लगाएंगे, पुराने बंद उद्योगों को वापस शुरू कराएंगे। इससे लोगों का पलायन रुक जाएगा, उद्योग बनेगा, उद्योग धंधे चालू हों तो लोगों को नौकरी मिलेगी, कटिहार खुशहाल होगा। चलिए, ये एक आपका एक प्राथमिकता हम मान लेते हैं। दूसरी प्राथमिकता कौन से क्षेत्र में होगी? दूसरी स्पोर्ट्स में होनी चाहिए। जो हमारे
युवा भाई है, बहन है, स्पोर्ट्स में कटिहार में मैं जो अभी घूम रहा हूँ, देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग विभिन्न स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे इवन खेल रहे हैं, पर उनके लिए ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। जबकि उनके लिए जो किट मुआवना होनी चाहिए, जो खेल संसाधन होने चाहिए, वो भी सरकार की तरफ से उनको नहीं मिल रहा है, वो अपने पैसे से लगा रहे हैं। मैं इधर मनिया तरफ गया था तो वहाँ पे कुछ युवा मिले जो इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट फुटबॉल खेलते हैं, पर खेत की ज़मीन में ही वो खुद से प्लेइंग करके ऐसे ही खेलते हैं। अगर हम जगह जगह छोटे छोटे स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ जगह जगह कटिहार में दे और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अगर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दे, तो यहाँ के युवाओं को स्पोर्ट्स में मौका मिलेगा और वो आगे अपने खेल के थ्रू अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यानी अब खेल से जुड़ी सुविधाएं, यहाँ की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो बन सकेगा वो काम करेंगे जी। और तीसरा बताइए किस क्षेत्र में करेंगे? तीसरा जो शिक्षा का क्षेत्र है, आज कटिहार में केवी झा कॉलेज है, डीएस कॉलेज है, जो भी कॉलेज है, पर बाहर से कॉलेज है, अंदर में उनकी जो हाल है, जो पढ़ाई का माहौल है, जो कि क्लासरूम्स के बाकी वहाँ पे टॉयलेट्स है, जो भी सुविधाएं हैं, उनकी जो हाल है, उसमें बहुत सारी सुधार की ज़रूरत है। और इधर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक भी आर्मी स्कूल नहीं है। कटिहार जैसे बड़े ज़िले में, कटिहार टाउन के आसपास एक आर्मी स्कूल होने से कटिहार के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के पढ़ाई के लिए एक अच्छा सुविधा होता। तो एजुकेशन में आप नेतरहाट टाइप की स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं जी। ताकि लोग यहाँ के लड़के लड़कियाँ अच्छी शिक्षा लेके आगे जाके कुछ अच्छा कर पाए। जी। ये 3 प्राथमिकता है। एक अलग से मेरा सवाल है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपका क्या कदम होगा? मेरा ये मानना है, भ्रष्टाचार खुद से शुरू होती है। अगर जैसे मैं राजनीति में आया हूँ, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए बोलूँगा, वो सब बोलते हैं, पर अगर आप खुद ईमानदारी से काम करेंगे तो ही आप भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं। तो ही आप किसी के लिए फ़ोन उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि भैया ये काम कर दीजिए। जब आप खुद भ्रष्टाचार मुक्त है तो आपके सामने वाले भी आपको उसी नज़रिए से बात करेंगे, उसी नज़रिए से देखेंगे। यानी भ्रष्टाचार में आपका कहना कि पहले खुद को इससे दूर कीजिए, सामने वाला खुद ब खुद दूर हो जाएगा। बिल्कुल। यानी खुद से पहला कदम खुद के साथ। बिल्कुल। अंतिम एक सवाल, या ये को कहूँगी, आप कटिहार वासियों से एक ऐसी अपील कीजिए जिसमें आपकी भावनाएं भी हो, आपका विजन भी हो और कटिहार की ज़रूरत भी हो। मैं अपने कटिहार के पूरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं से, बड़ों से प्रणाम और यही कहूँगा कि आप अपने भविष्य के लिए वोट दीजिए। जो आप लोगों ने 20 साल से देखा है, अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो ज़रूर बदलाव के लिए वोट दीजिए। धर्म से उठ के कर्म के लिए वोट दीजिए। जो 20 साल से जो वंचित रहे हैं, जो सेवाएं वंचित रही है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार वोट दीजिए। और मेरा मानना है कि कटिहार में ये मौका मिला है, ये अवसर है अगले 5 साल में हमें एक नया कटिहार बनाने का और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बेटों के भविष्य के लिए वोट करने का। तो मैं आप सभी से यही अपील है कि इस बार कटिहार में नाव छाप में सब वोट दे। ईवीएम नंबर 7 नंबर पे नाव छाप। अगर जाते जाते एक सवाल है मेरा, मैं अचानक मेरे जहन में आ गया। आपने वादे किए, दावे किए, 5 साल में पूरा नहीं हुआ तो मैं जनता के बीच वोट मांगने वापस नहीं आऊँगा। ये पक्का वादा है? पक्का वादा है। तो कटिहार वासियों, ऐसा प्रत्याशी पहली बार हमारे सामने आया कि जो ताल ठोक कर कह रहा कि एक बार मौका दीजिए और अगर करके नहीं दिखाया तो हम वोट मांगने ही नहीं आएंगे। ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो क्या करना है, ये निर्णय आपके हाथ है। एक बार मौका देना है या नहीं, ये सारे आप मतदाता इसके मालिक हैं। लेकिन इस युवा प्रत्याशी ने अपने जो विजन कटिहार को लेकर रखा है,
वो सोचने और समझने के लिए काफ़ी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए प्रत्याशी के साथ हम हाजिर होंगे इस कार्यक्रम मुद्दे के बाद में। आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना मत भूलिएगा। देखते रहिएगा केबीसी न्यूज। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार। धन्यवाद।